आज की हमारी इस डीप डाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है ना वो सच में बहुत ही ज्यादा खास और रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल। और आज हम किसी बोरिंग थियरी की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम एक तरह से वो मैजिक ट्रिक डिकोड करेंगे, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि इंसान और हमारा ये पूरा समाज असल में काम कैसे करता है। हाँ, मतलब ये सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटने वाली बात नहीं है। ये तो एक ऐसी मैजिक ट्रिक है जो समाज का असली चेहरा हमारे सामने ले आती है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं समाज शास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे की। एकदम सही कहा आपने। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारा आज का मेन मिशन यही है कि हम गहराई से समझें कि कैसे कॉम्टे के दिमाग में ये आइडिया आया कि समाज को भी साइंस के नजरिए से देखा जा सकता है। मतलब उन्होंने सोचा कि जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री के नियम होते हैं, वैसे ही समाज के भी नियम होने चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। फ्रांस में 19 जनवरी 1798 को उनका जन्म हुआ था और उनका विजन एकदम क्लियर था। वो चाहते थे कि प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान के जो ठोस नियम होते हैं ना, उन्हीं के आधार पर एक नया सामाजिक विज्ञान बने। क्या बात है। पर मैंने पढ़ा था कि इस नए सब्जेक्ट का नामकरण करना ही उनके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। मतलब नाम तय करने में ही बहुत ड्रामा हुआ था। हाँ, वो कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है 1818 से, जब कॉम्टे अपने गुरु सेंट साइमन के सचिव बने थे। अगले 6 सालों तक उनके साथ काम करते हुए कॉम्टे पर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अच्छा, तो सेंट साइमन के साथ ही उन्होंने इस नए विज्ञान का बेस तैयार किया था। हाँ, और जब कॉम्टे ने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले इस नए विषय की रूपरेखा तैयार की, तो शुरुआत में उन्होंने इसे सोशल फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी का नाम दिया। सोशल फिजिक्स नाम तो बहुत ही कैची और भारी भरकम लगता है। बिल्कुल, उनके दिमाग में ये बात स्पष्ट थी कि जैसे फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, वैसे ही समाज के भीतर भी कुछ ऐसे नियम हैं जो हमेशा लागू होते हैं। हमें बस उन्हें खोजना है। लेकिन आज तो हम इस विषय को समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये सोशल फिजिक्स वाला नाम बदला कैसे? मुझे तो ये बिल्कुल वैसी स्थिति लग रही है जैसे आप अपने किसी शानदार स्टार्टअप के लिए एक डोमेन नेम सोचें हाँ हाँ बिल्कुल। और जब आप उसे रजिस्टर करने जाएं तो पता चले कि किसी और ने उसे बस एक दिन पहले ही खरीद लिया है। अरे, ये एनालॉजी यहाँ एकदम सटीक बैठती है। असल में हुआ भी कुछ ऐसा ही था। बेल्जियम के एक सांख्यिकीविद थे, एक स्टैटिस्टिशियन, जिनका नाम एडोल्फ क्वेटेलेट था। अच्छा, तो उन्होंने वो डोमेन नेम चुरा लिया? एक तरह से हाँ। उन्होंने अचानक से एक निबंध प्रकाशित किया और उसमें इंसान के शारीरिक और सामाजिक आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सोशल फिजिक्स शब्द का इस्तेमाल कर लिया, वो भी कॉम्टे से पहले। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। कॉम्टे को तो बहुत गुस्सा आया होगा ना। उन्हें लगा होगा कि उनका आइडिया किसी ने चुरा लिया है। जाहिर सी बात है। पर उन्होंने उस चोरी हुए नाम के पीछे अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय एक बहुत ही स्मार्ट कदम उठाया। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि एक नई शुरुआत की। तो उन्होंने नया नाम क्या रखा? 1838 में उन्होंने पूरी तरह से एक नया शब्द गढ़ा और इस विषय का नाम रखा समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। उन्होंने लैटिन शब्द सोशियस, जिसका मतलब समाज है, और ग्रीक शब्द लोगोस, जिसका मतलब विज्ञान है, हाँ, इन दोनों को मिलाकर ये नया नाम दुनिया को दिया। और यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। चलिए, 1838 में सोशियोलॉजी शब्द तो आ गया, लेकिन सिर्फ नाम रख देने से तो कोई विषय विज्ञान नहीं बन जाता ना। एकदम सही सवाल है। अगला बड़ा सवाल यही था कि ये विज्ञान असल में करेगा क्या, और यही मेरे कॉम्टे का असली टैलेंट सामने आता है। उन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि ये व्यवस्था और प्रगति यानी ऑर्डर और प्रोग्रेस का विज्ञान है। ऑर्डर और प्रोग्रेस मतलब समाज को एक बैलेंस में रखना। हाँ, और इसे समझाने के लिए उन्होंने जो सबसे बेहतरीन उदाहरण दिया, वो था समाज की तुलना सीधे मानव शरीर से करना। उन्होंने समाज को एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह देखा। एक मिनट, इस एनालॉजी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर समाज एक मानव शरीर है, तो क्या इसका मतलब ये है कि समाज के भी अलग अलग अंग होते हैं जो शरीर की तरह काम करते हैं? आपने बिल्कुल सही दिशा में सोचा है। इसी एनालॉजी को आधार बनाकर कॉम्टे ने समाजशास्त्र को दो मुख्य हिस्सों में बांट दिया। पहला था सोशल स्टैटिक्स यानी सामाजिक स्थितिकी, और दूसरा था सोशल डायनामिक्स यानी सामाजिक गतिकी। स्टैटिक्स और डायनामिक्स। ये शब्द थोड़े भारी लग रहे हैं। अगर हम शरीर वाले उदाहरण पर ही रहें तो ये दोनों क्या हैं? बहुत आसान है। अगर हम शरीर के नजरिए से देखें, तो सोशल स्टैटिक्स समाज की एनाटॉमी की तरह है। एनाटॉमी क्या करती है?
वो शरीर के ढांचे को दिखाती है जो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। अच्छा, जैसे हमारी हड्डियां या शरीर के अंग जो एक जगह रहते हैं। बिल्कुल। समाज में ये स्थिरता कौन लाता है? हमारी संस्थाएं, हमारा परिवार, हमारा धर्म। ये समाज के वो हिस्से हैं जो हर हाल में व्यवस्था बनाए रखते हैं। अगर ये ना हो तो समाज बिखर जाएगा। समझ गए। मतलब जो चीजें समाज को जोड़ कर रखती हैं वो सोशल स्टैटिक्स है, और डायनामिक्स क्या है फिर? दूसरी तरफ है सोशल डायनामिक्स। शरीर के नजरिए से देखें तो ये फिजियोलॉजी है। मतलब शरीर काम कैसे कर रहा है, खून कैसे दौड़ रहा है। समाज के संदर्भ में इसका मतलब है समाज की प्रगति और उसका विकास। हाँ, क्योंकि समाज कभी एक जगह रुका तो नहीं रहता है। एकदम सही। क्रांतियां होती हैं, नई तकनीक आती है, विचार बदलते हैं। ये जो लगातार आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, यही सोशल डायनामिक्स है जो प्रोग्रेस लाता है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। इसका मतलब है कि एक स्वस्थ समाज के लिए व्यवस्था और प्रगति दोनों जरूरी है। दोनों का बैलेंस ही समाज को जिंदा रखता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। अगर समाज डायनामिक्स के तहत लगातार प्रगति कर रहा है, तो हमारा इंसानी दिमाग और ज्ञान इस प्रगति के साथ कैसे आगे बढ़ा? मतलब हम आदि मानव से लेकर आज इस साइंटिफिक युग तक कैसे पहुंचे? इसी कमाल के सवाल का जवाब देने के लिए कॉम्टे ने अपना सबसे मास्टरपीस सिद्धांत दिया, जिसे ज्ञान के विकास का सिद्धांत या लॉ ऑफ 3 स्टेजेस कहा जाता है। अच्छा, तो ये 3 चरण कौन से थे? इंसान की सोच का वो पहला चरण क्या था? पहला चरण था थियोलॉजिकल स्टेज, यानी धार्मिक चरण। हम्म, ये इंसानी सभ्यता की शुरुआती अवस्था थी। तब इंसान के पास विज्ञान तो था नहीं, तो उसने हर घटना के पीछे किसी अलौकिक शक्ति को मान लिया। अच्छा, मतलब अगर बिजली कड़क रही है तो कोई देवता नाराज है, या बारिश हो रही है तो भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। पर इसमें भी 3 छोटे छोटे हिस्से थे। सबसे पहले आया फेटिशिज्म, जिसे जीवित सत्तावाद कहते हैं। इसमें इंसान ने प्रकृति की हर निर्जीव चीज में, जैसे पेड़, पत्थर या नदी में, एक शक्ति को माना। अरे, ये तो कुछ कुछ वैसा ही हो गया जैसे आज भी हम कभी कभी अपनी कार स्टार्ट ना होने पर कहते हैं कि भाई आज धोखा मत देना। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है ये। शुरुआती इंसान के लिए तो दुनिया डर और अचरज से भरी थी। फिर वो थोड़ा मैच्योर हुआ और पॉलीथीज्म यानी बहुदेववाद में पहुंचा। तो इसमें उसने क्या किया? अलग अलग शक्तियों के लिए अलग भगवान बना लिए। बिल्कुल। हवा का देवता अलग, आग का अलग, बारिश का अलग। और इसके बाद इसी धार्मिक चरण का अंतिम स्तर आया, जिसे मोनोथीज्म या एकेश्वरवाद कहते हैं। मतलब एक ही सर्वोच्च ईश्वर को मानना। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिस कर जाते हैं। कॉम्टे ने कहा कि इस एकेश्वरवाद के चरण में अध्ययन की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार है। ये काफी दिलचस्प है। तो अगर इंसान ने एक ईश्वर को मान लिया था, तो क्या इसके बाद वो सीधे विज्ञान के चरण में आ गया? नहीं, वो सीधे विज्ञान पर छलांग नहीं लगा पाया। बीच में एक ट्रांजिशनल फेज आया, जिसे मेटाफिजिकल स्टेज यानी तात्विक चरण कहा गया। तात्विक चरण, इसमें क्या अलग था? इसमें इंसान ने किसी साकार भगवान को घटनाओं का कारण मानना बंद कर दिया। इसकी जगह उसने निराकार शक्तियों जैसे आत्मा या प्रकृति को घटनाओं का जिम्मेदार ठहराया। अच्छा, तो ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हम आज भी कहते हैं कि ये तो मदर नेचर का काम है। हम किसी देवता का नाम नहीं ले रहे, पर किसी अदृश्य शक्ति की बात कर रहे हैं। एकदम सही। ये धार्मिक और वैज्ञानिक सोच के बीच का एक पुल था। और इसके बाद आता है अंतिम और सबसे परिपक्व चरण, पॉजिटिविस्ट स्टेज यानी प्रत्यक्षवादी चरण। पॉजिटिविस्ट स्टेज, तो ये पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। बिल्कुल, यही ज्ञान की अंतिम अवस्था है। यहाँ इंसान ने ये पूछना छोड़ दिया कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। इसके बजाय उसने पूछा कि ये घटनाएं कैसे हो रही हैं। मतलब उसने कॉज एंड इफेक्ट को समझना शुरू कर दिया, लॉजिक और ऑब्जर्वेशन को अपना लिया। हाँ। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। जब कॉम्टे थ्योरी दे रहे थे, तो क्या वो ये कह रहे थे कि धार्मिक सोच सिर्फ एक बचकानी हरकत थी? क्या वो धर्म को नीचा दिखा रहे थे? ये बहुत वाजिब सवाल है और कई लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। पर कॉम्टे किसी सोच को नीचा नहीं दिखा रहे थे। वो इसे सिर्फ एक क्रमिक विकास की तरह देख रहे थे। अच्छा, मतलब वो उस वक्त की जरूरत थी। हाँ, जब इंसान के पास विज्ञान नहीं था, तब भयानक घटनाओं को समझने के लिए धार्मिक चरण बहुत जरूरी था, ताकि इंसान डर से पागल ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात, कॉम्टे का मानना था कि इस प्रत्यक्षवादी चरण में आकर ही समाज में सच्चा प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। अरे वाह, ये पॉइंट तो बहुत गहरा है। मतलब जब तक फैसले आस्था या डर से लिए जाएंगे,
तब तक सच्चा प्रजातंत्र नहीं आ सकता। उसके लिए तो तथ्य और खुले दिमाग की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। तो हमने ये तो समझ लिया कि प्रत्यक्षवाद ही सर्वोच्च ज्ञान है, लेकिन अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ या समाजशास्त्री हूँ, तो मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूंगी? मेरे पास टूल्स क्या हैं? क्योंकि समाज को हम किसी लैब में तो नहीं रख सकते ना। यहीं पे कॉम्टे ने सोशियोलॉजी को एक असली विज्ञान बनाया। हम्म। उन्होंने इसके लिए 4 वैज्ञानिक पद्धतियां दी। सबसे पहली है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब बस ध्यान से देखना। हाँ, लेकिन बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिल्कुल निष्पक्ष होकर सिर्फ तथ्यों को रिकॉर्ड करना। और दूसरी पद्धति? दूसरी थी प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब जैसा कि आपने कहा, समाज को लैब में नहीं रख सकते, तो कॉम्टे ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं या बड़े बदलावों के दौरान समाज एक तरह से नेचुरल एक्सपेरिमेंट से गुजरता है। हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। और बाकी दो क्या है? तीसरी है तुलनात्मक या कंपैरेटिव मेथड। इसमें हम अलग अलग समाजों की या ऐतिहासिक कालों की तुलना करते हैं। और चौथी है ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल मेथड, जिसका मतलब है अतीत की घटनाओं के आधार पर वर्तमान को समझना। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक जासूस के पास अपना पूरा टूल किट होता है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, कंपैरिजन और हिस्ट्री। एकदम सही। चलिए, ये बात तो साफ हो गई कि इन टूल्स के साथ समाजशास्त्र एक मजबूत विषय बन गया। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। कॉम्टे के जमाने में फिजिक्स, बायोलॉजी जैसे विषय तो पहले से स्थापित थे। उनके बीच समाजशास्त्र की क्या हैसियत थी? इसे समझने के लिए हमें कॉम्टे के विज्ञानों के पदानुक्रम यानी हायरार्की ऑफ साइंसेस को देखना होगा। उन्होंने सभी विज्ञानों को एक पिरामिड के रूप में रखा। तो इस पिरामिड का लॉजिक क्या था? लॉजिक बहुत सिंपल था। जो विज्ञान जितना कम जटिल है और जो दूसरों पर निर्भर नहीं है, वो पिरामिड में सबसे नीचे रहेगा। तो सबसे बेस पर कौन सा विज्ञान था? फिर भौतिकी यानी फिजिक्स, और उसके ऊपर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। और फिर जीव विज्ञान या बायोलॉजी आता होगा, है ना? एकदम सही, बायोलॉजी आता है। और फिर इन सब के बाद इस पूरे पिरामिड के सर्वोच्च शिखर पर आता है समाजशास्त्र। एक मिनट, समाजशास्त्र सबसे ऊपर, मतलब क्या ये थोड़ा अहंकार भरा नहीं लगता? एक नया विषय जो उन्होंने खुद अभी अभी बनाया है, उसे उन्होंने सदियों पुराने गणित और फिजिक्स के भी ऊपर रख दिया। पहली नजर में ये अहंकार लग सकता है, पर इसके पीछे का तर्क बहुत मजबूत है। कॉम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की महारानी यानी क्वीन ऑफ साइंसेस कहा। क्वीन ऑफ साइंसेस? पर क्यों? क्योंकि देखिए, भौतिक विज्ञान में आप बता सकते हैं कि गेंद हवा में उछालेंगे तो वो नीचे गिरेगी, नियम फिक्स है। लेकिन क्या आप 100% दावे के साथ बता सकते हैं कि कल शेयर बाजार क्रैश होगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान का व्यवहार तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। बस यही कारण है इंसानी समाज किसी भी केमिकल रिएक्शन से 1000 गुना ज्यादा जटिल है। समाजशास्त्र सबसे कॉम्प्लेक्स विज्ञान है और ये बाकी सभी विज्ञानों पर आश्रित भी है, इसलिए इसे सबसे ऊपर रखा गया। अच्छा, अब समझ आया। ये लॉजिक तो वाकई दमदार है। तो विज्ञानों की महारानी स्थापित करने के बाद क्या कॉम्टे बस यहीं रुक गए? नहीं, यही तो कहानी में सबसे बड़ा और अप्रत्याशित मोड़ आता है। उनकी 2 प्रमुख किताबें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली थी पॉजिटिव फिलॉसफी, जो 1830 से 42 के बीच आई। इसमें तो उन्होंने वही साइंटिफिक बातें की होंगी ना? हाँ, इसमें समाजशास्त्र, शब्द, 3 स्टेजेस का नियम और प्रत्यक्षवाद दिया गया। ये पूरी तरह से साइंटिफिक था। लेकिन जो दूसरी किताब थी सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, जो 1851 के आसपास आई, उसमें उन्होंने सबको चौंका दिया। ऐसा क्या लिख दिया था उसमें? उन्होंने मानवता का धर्म यानी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की स्थापना कर दी। क्या एक तरफ वो कह रहे हैं कि इंसान धर्म से निकलकर विज्ञान तक आ गया है, और दूसरी तरफ खुद ही एक नया धर्म बना रहे हैं? ये तो अपने ही सिद्धांत को काटना हुआ ना? ये विरोधाभास क्यों? कई आलोचकों ने भी यही कहा, लेकिन गहराई में जाएं तो ये विरोधाभास नहीं था। कॉम्टे को एहसास हो गया था कि सिर्फ रूखे विज्ञान से समाज को नहीं बांधा जा सकता। अच्छा, मतलब विज्ञान भावनाएं नहीं सिखा सकता? बिल्कुल, विज्ञान ये बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, पर ये नहीं सिखाता कि हमें एक दूसरे से प्यार क्यों करना चाहिए। उनका ये मानवता का धर्म ईश्वर की पूजा नहीं था, बल्कि मानव कल्याण की पूजा था। तो वो विज्ञान के ढांचे में इंसानियत के जज्बात को फिट कर रहे थे। एकदम सही। इसके 3 पिलर्स थे: विज्ञानों का दर्शन, साइंटिफिक एथिक्स और शांतिपूर्ण प्रत्यक्ष राजनीति। उनका सपना था कि विज्ञान का इस्तेमाल समाज से गरीबी और दुख मिटाने में हो। अधूरा ज्ञान मानवता का दुश्मन है। ये सफर सच में हैरान करने वाला है। दोस्तों, कॉम्टे का परम उद्देश्य केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्निर्माण और शांति की स्थापना था।
क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो समाज को बेहतर बनाए। बिल्कुल सही बात है। और आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, बताइए। आज हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, जहाँ रोज फेक न्यूज और अफवाहें फैलती हैं। जरा सोचिए, अगर हम कॉम्टे के पॉजिटिविज्म के नियम को अपना लें, यानी किसी बात पर तब तक यकीन न करें जब तक उसका कोई ठोस तथ्य न हो, तो क्या समाज की आधी उलझनें अपने आप खत्म नहीं हो जाएंगी? अरे वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है। कॉम्टे ने हमें समाज को समझने का टूल किट तो दे दिया है। अब ये हम पर है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों, इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारे चैनल को फॉलो करें। ऑर्डर बुक करने के लिए 1 पिंग करें। प्रोडक्ट क्वालिटी से संबंधित समस्या के लिए 2 पिंग करें। डिलीवरी की जानकारी के लिए 3 पिंग करें। हमारे मैनेजर से सीधी बात करें। भरोसेमंद। अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसे क्लासेस मिले, जैसे कि मैं हर एक टॉपिक को काफ़ी आसान भाषा में काफ़ी डिटेल में आपको समझाया जाए, क्यों इसके पीछे क्या तर्क था, क्यों नाम रखा गया, हर एक पॉइंट को काफ़ी डिटेल में क्लियर किया जाए, जो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आसान भाषा में आपको समझाया जाए, जिससे आपको हर एक टॉपिक काफ़ी कंसेप्ट और क्लियर और क्लैरिटी के साथ समझ में आए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखना और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, उस टॉपिक का नाम मुझे मेंशन करना। आपको हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक को काफ़ी आसान भाषा में, और ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। बहुत जल्द आपके अगस्त कॉम्टे का जो टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, उस क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। हर एक थ्योरी के बाद एक टॉप 30 एमसीक्यू मिलेगा, जिससे आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी कवर हो जाए आपके एग्जाम के लिए। ये सारे एग्जाम, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, उस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहते हो डेली क्लासेस मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगला टॉपिक किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, अगला वीडियो, उस टॉपिक का नाम मेंशन करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।